गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में अगर ये आता है तो लगभग 3 मार्क्स का जरूर ही आएगा। ठीक, तो टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी जिसको आप इंग्लिश में भली भांति परिचित होंगे एसी जनरेटर के नाम से। ऐसा आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जो अभी तक जनरेटर नहीं देखे होंगे, नहीं तो लगभग सारे ही लोग जनरेटर देखे होंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि शादियों में जब आपके घरों पे वो जनरेटर लाइटिंग वाला आता है, तो जितनी लाइटिंग आपके घर पे सजाता है तो उस लाइट को जलाने के लिए वो एक मशीन लेके आता है, और उस मशीन को जब वो चलाता है तो उस मशीन को चलाने से आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से आपका जो शादी वाला घर रहता है वो जगमगाता है। तो वो जो मशीन वो लाइटिंग वाला मैन लेके आता है, स्टार्ट करता है, उसी मशीन को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। यानी ऐसा जनित्र, ऐसा जनरेटर जो कि कैसी धारा प्रोड्यूस कर दे, कैसी धारा उत्पन्न कर दे, वो प्रत्यावर्ती धारा होनी चाहिए, ना कि दिष्ट धारा। तो चूंकि वो मशीन प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी करंट। सो वी कैन कॉल इट इन इंग्लिश एसी जनरेटर, राइट। तो जब भी एग्जाम में आएगा आपके क्वेश्चन, तो इसको आप एकदम एकदम टॉपिक वाइज लिखेंगे। क्या क्या चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी शुरुआत में, तो आप बताएंगे कि इसकी जब भी एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले तो आप इसका परिचय देंगे, परिचय कि ये क्या चीज है। इसके बाद आप इसका सिद्धांत बताएंगे कि इसका कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है, कौन से सिद्धांत पे वर्क करता है। इसके बाद इसका रचना बताएंगे कि ये कैसे बना है, और लास्ट में बताएंगे आप इसका कार्य प्रणाली सूत्र, ठीक, वर्किंग फार्मूला डिराइव करेंगे। इतनी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी एग्जाम में, जब भी ये टॉपिक पूरे तरीके से अगर फुल मार्क्स में पूछ दिया जाता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके परिचय के बारे में कि क्या है ये। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि ये एक जनित्र है, तो ये एक ऐसा विद्युत जनित्र है, ऐसा इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो कि यांत्रिकी ऊर्जा को ये कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा यानी जो ऊर्जा हमें मिल रही है विद्युत के फॉर्म में, वो एक मशीन से मिल रहा है। मशीन से मिल रहा है यानी वो कैसी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, यानी वो यांत्रिकी ऊर्जा है। और वो मशीन से जो यांत्रिकी ऊर्जा हमें मिलता है वो इस जनित्र के माध्यम से, इस जनरेटर के माध्यम से कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो आप इसकी 2 लाइन की ये परिचय लिखेंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सिद्धांत की कि कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हमने फेराडे का नियम पढ़ा था, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये उसी सिद्धांत पे आधारित है। तो आप लिखेंगे यह फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, तो ये कैसे कार्य करता है सिद्धांत के माध्यम से। तो दरअसल इसमें होता क्या है कि हम तांबे से बनी एक कुंडली लेते हैं, और उस कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में रख के उस कुंडली को हम घुमाते हैं। तो जब हम उस कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली से संबंध यानी कुंडली से लिंक्ड जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें परिवर्तन आता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने का मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो हमने फेराडे के नियम में पढ़ा है कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे एक वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो कुछ इसी प्रिंसिपल पे आधारित हमारा जनरेटर है, हमारा जनित्र है, जो कार्य करता है कि इसमें हम एक कुंडली लेते हैं बहुत सारे फेरों वाली, और उसको हम जब एक चुंबकीय क्षेत्र में रख के घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र संबंध जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें परिवर्तन होता है, और उसके परिवर्तन के कारण उसमें कुंडली में हमें एक क्या देखने को मिलता है, वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, ठीक। तो सबसे पहले चलिए अब हम इसका परिचय और सिद्धांत
लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप परिचय बताएंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या फिर रूपांतरित करता है। इसके बाद आप सिद्धांत बताएंगे, यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना लिख के आप छोड़ेंगे नहीं, उसके नीचे भी बताएंगे कि इसमें होता क्या है। तो इसमें आप दो तीन लाइन और जोड़ेंगे कि जब तांबे से बनी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली से संबद्ध का मतलब होता है लिंक्ड यानी जितना उसके क्षेत्र में टच हो रहा है। ठीक, संबंध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। जब हम बात करते हैं इसके रचना की, तो रचना में इसके कुछ मुख्य भाग हैं। वो मुख्य भाग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर, और तीसरा होता है सर्पी वलय को हम बोल सकते हैं स्लिप रिंग। ठीक, एक रिंग होता है रिंग, इसलिए इसको हम स्लिप रिंग बोलते हैं इंग्लिश में वैसे, और हिंदी में इसको हम सर्पी वलय बोलते हैं। और चौथा है ब्रूस यानी ब्रश। एक प्रकार का और होता है, देखने को मिलता है कि इसमें हैंडल भी लगा रहता है, तो आप हैंडल लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही हम समझ लेंगे। तो ये 4 प्रकार के इसके हम रचना में आते हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों चीजों को समझ लेते हैं कि ये सारे चारों चीज होते क्या हैं। तो जब एग्जाम में अगर रचना भी आएगा बताने को, तो आप इसके बारे में भी 2-2 लाइन लिखेंगे सबके बारे में कि क्षेत्र चुंबक क्या है, आर्मेचर क्या है, सर्पी वलय क्या है, ब्रूस क्या है। ठीक, तो ये आप लिख लेंगे, और इसे रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बल्कि आप अभी जब आप रचना समझेंगे तो आपको आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा सारी चीजें कि आपको क्या लिखना है इनके बारे में। फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सबसे पहला जो है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ठीक, तो क्षेत्र चुंबक के बारे में आप क्या बताएंगे कि ये एक चुंबक ही है। ठीक, एक हम चुंबक लेंगे, शक्तिशाली चुंबक लेंगे, स्ट्रॉन्ग चुंबक लेंगे, जिसकी सहायता से हम एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे उसके बीच में। ठीक, जहां पे हमें कुंडली को रखना है। तो ये है क्षेत्र चुंबक। इसके बाद आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर एक आयताकार का होता है। ठीक, जैसे कि ये है हमारा ये आयताकार शेप का एक कुंडली होता है, और इसमें कई सारे फेरे होते हैं, अनेक फेरे लपेटे होते हैं। ठीक, तो और ये जो आयताकार हमारा कुंडली है ये तांबे का बना होता है। ठीक, तो इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं। किसको? आर्मेचर को। तो आर्मेचर के क्या बारे में आप लिखेंगे कि यह आयताकार तांबे की बनी अनेक फेरों वाली कुंडली होती है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। राइट, समझ में आई बात इतनी? इसके बाद है सर्पी वलय। सर्पी वलय यानी जिसको हम बोलेंगे स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होता है? स्लिप रिंग ये धातु के बने होते हैं, धातु के बने 2 रिंग हैं, और ये दोनों रिंग जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर यानी कुंडली है, उसके दोनों सिरों से लगे होते हैं। एक सिरे से पहला स्लिप रिंग, दूसरे सिरे से दूसरा स्लिप रिंग लगा होता है। अब चूंकि हमारी कुंडली घूमती है, ठीक, घुमाएंगे ना कुंडली को, घुमाएंगे तभी तो विद्युत प्रेरण होगा। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। तो क्योंकि हमारी कुंडली भी घूम रही है, तो ये कुंडली के सिरों से लगे होते हैं, तो ये जो हमारी स्लिप रिंग होती है ये भी घूमती है उसके साथ साथ। राइट, इसके बाद लास्ट है ब्रूस। ब्रूस यानी ब्रश। ये ब्रूस का क्या काम है? ये कार्बन का ब्रूस होता है जो कि स्लिप रिंग के साथ ही अटैच होता है। स्लिप रिंग के साथ ही अटैच होता है। एक ब्रूस पहले स्लिप रिंग के साथ, दूसरा ब्रूस दूसरे स्लिप रिंग के साथ। और इस ब्रूस का मेन काम ये है कि जो भी धारा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी लोड को ट्रांसफर करना, लोड को भेजना। यानी लोड यानी जैसे कि आपने विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा उत्पन्न कर लिया, तो आप एक परिपथ ले आएंगे ना कि अगर आपको बल्ब जलाना है तो आप बल्ब जलाने के लिए कहाँ से तार लेके आएंगे, कहाँ पे लोड लगाएंगे। तो ये जो तार आप निकालेंगे, जहां से आप कनेक्शन लेंगे बल्ब को जलाने के लिए, जिसमें लोड लगाएंगे, प्रतिरोध को लगाएंगे, तो वो कहाँ से हम लेते हैं? ब्रश से लेते हैं। इस ब्रूस से
हम यहाँ से इसको ब्रूस को दोनों सिरों को कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ, प्रतिरोध के साथ, और हम देखते हैं कि हमारा बल्ब जल जाता है। तो ये इसमें एक चमत्कार है। चमत्कार ये है कि इसमें हम बैटरी का तो यूज़ करते नहीं है, बिना बैटरी के हम मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं कि हम चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली रखते हैं और कुंडली को हम बार बार घुमाते हैं। बार बार घुमाने की वजह से हमारा बल्ब जलता है। ठीक। और इसके बाद लास्ट एक है हैंडल है। हैंडल क्या काम करेगा? अगर हम कुंडली को घुमा रहे हैं तो घुमाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो आप हैंडल चाहिए हमें, तो एक हैंडल हम यूज करते हैं इसमें कुंडली को घुमाने के लिए। और जब हम कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली घुमाने के कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको डायग्राम बनाते हैं अब इसका, और इसके डायग्राम से अब समझते हैं इसी चीज को, जो चीजें आप सुने हैं अभी। आप देखिएगा कि अगर डायग्राम को आप समझेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे? हमें चाहिए चुंबक। ठीक, शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक चाहिए। तो ये चलिए हमने ले लिया, ये हमने ले लिया चुंबक। क्या है ये? क्षेत्र चुंबक है। इसका ये उत्तरी ध्रुव और इसका ये दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ साउथ पोल। राइट। अब यहाँ पे ये जो चुंबक है, तो चुंबक के होने के कारण इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो किधर से किधर जाएंगी? साउथ से नॉर्थ कि नॉर्थ से साउथ? तो हमने पढ़ा है कि नॉर्थ से साउथ जाती हैं। और वो कैसी क्षेत्र रेखाएं होंगी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो मतलब कि यहां से कुछ ऐसे रेखाएं चलेंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलेंगी। और यही जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसी में हम कॉइल को फिट कर देते हैं। इसी में क्या करेंगे? हम कॉइल को फिट करेंगे। तो चलिए हम कॉइल यानी कुंडली को फिट करेंगे। तो यहाँ पे हम कुंडली को फिट कर देते हैं, ये ऐसे। ये हमारी है कुंडली, इसको हमने फिट कर दिया। और ये जो कुंडली हमने फिट किया है, ये कैसी कुंडली है? आयताकार है। दिख रहा है आपको? ये लाइन हमारी बोर्ड की वजह से तिरछी हो जा रही है, लेकिन ये तिरछी नहीं होगा, या आप अच्छे से बनाएंगे। ठीक। तो ये हमारा आयताकार कुंडली को हमने प्लेस कर दिया, रख दिया किसमें? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। और इसका नामकरण भी कर देते हैं कि इसका ए सिरा ABCD। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? और यहां से क्या जाएगा? क्योंकि ये कुंडली घूमेगी, रोटेट करेगी ना। तो जब ये रोटेट करेगी कुंडली, तो यहां से इसका एक एक्सिस होगा, घूर्णन अक्ष होगा। तो यहां से चलिए हम ऐसे घूर्णन अक्ष बना देंगे, क्योंकि हमारी कुंडली रोटेट करेगी ऐसे। ठीक, ये कुंडली हमारी घूमेगी, तो ये क्या है? घूर्णन अक्ष है, या फिर समझ सकते हैं कि शाफ्ट है, शाफ्ट के अलॉन्ग ऐसे हमारी कुंडली घूमेगी। राइट। इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमने आगे देखा था कि हमारे पास स्लिप रिंग है। ये क्या है? हमारा आर्मेचर। इस कुंडली को हम क्या बोलेंगे? आर्मेचर। और इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र चुंबक। ये दोनों क्या है? क्षेत्र चुंबक। और ये क्या है हमारा? आर्मेचर, जो तांबे का बना हुआ है, आयताकार है। और ये है हमारा घूर्णन अक्ष, ये वाला एक्सिस, घूर्णन अक्ष। ठीक, जिसके अलॉन्ग हमारी कुंडली घूमेगी। अब हमें चाहिए दो स्लिप रिंग, तो हम स्लिप रिंग बना लेते हैं। एक स्लिप रिंग हम यहां पे बना लेते हैं। ये क्या है? हमारी स्लिप रिंग है।
एक स्लिप रिंग हम इधर बना लेते हैं। ठीक, तो ये स्लिप रिंग, पहले वाले स्लिप रिंग का सिरा इसके साथ कनेक्ट रहेगा, इसके सिरे के साथ, तो इसको हम ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और आर्मेचर का ये वाला सिरा दूसरे स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट रहेगा, तो इसको हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया ऐसे। राइट, समझ में आया? क्योंकि ये रिंग है तो रिंग के लिए हम इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। क्या है ये? रिंग है, स्लिप रिंग है। हिंदी में आप लिखेंगे तो इसको हिंदी में सर्पी वलय बोलते हैं। ये दोनों सर्पी वलय हो गए। ये हमारा R2 है। ठीक, इसके बाद क्या चाहिए हमें? इसके बाद हमने देखा था कि दो ब्रश हैं हमारे पास। दो ब्रश इस वाले स्लिप रिंग के साथ एक ब्रश अटैच रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ये ब्रश है, ब्रूस है, तो B1, और एक ब्रूस यहाँ रहेगा, तो इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए। ये है हमारे पास B2। ठीक, ये क्या है? हमारे ब्रूस है। किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं। स्लिप रिंग किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है। और ये ब्रूस हमारे कार्बन के बने हुए हैं। और यही कार्बन ब्रूस हमारे परिपथ में कनेक्ट रहेंगे, परिपथ में जुड़े रहेंगे। किससे? लोड के साथ, जो भी प्रतिरोध हम लगा के रखेंगे। तो यहां से आप निकालेंगे तार, यानी परिपथ बनाएंगे ऐसे। ये हमने निकाला तार ऐसे, और मान लीजिए यहाँ पे आपने लोड कनेक्ट कर दिया। लोड इन द सेंस कि मान लीजिए आपने इस परिपथ में बल्ब लगा दिया। ठीक, जहां पे आपने लोड कनेक्ट किया, वो लोड कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, बल्ब हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको लोड यानी आर यानी प्रतिरोध के रूप में दिखाते हैं। बल्ब क्या है? प्रतिरोध ही है इस परिपथ में, तो ये लोड। ठीक, प्रतिरोध लगा दिया, तो अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बल्ब जलना स्टार्ट कर देता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, किसका? रचना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का, यानी एसी जनरेटर का। और ये वाली जो लाइन थी, एक्सिस थी, ये जो हमारा शाफ्ट लगा हुआ है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ? ये हैंडल के साथ। यहाँ पे एक हैंडल लगा लेते हैं। ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं घूर्णन हैंडल, घूर्णन हैंडल। और ये घूर्णन हैंडल क्या काम करेगा? इस कॉइल को घुमाने का काम करेगा। तो घुमाने से क्या मिलता है? जब इस हैंडल से आप घुमा रहे हैं इसको, तो घुमा के आप कैसा एनर्जी दे रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। तो घुमाने पे यांत्रिक ऊर्जा मिला, और जब ये घुमा तो घूम के फिर हमें क्या मिल जाता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा मिल जाता है। ठीक, तो ये एक छोटा सा रचना है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको एक बार और सुनना है तो चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हमने चुंबक लिया, चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिखाया। चुंबक में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने आर्मेचर रखा। आर्मेचर का एक सिरा पहली रिंग से, आर्मेचर का दूसरा सिरा दूसरी स्लिप रिंग से जुड़ा रहेगा। दोनों स्लिप रिंग में एक एक ब्रूस लगेंगे, और उसी ब्रूस से फिर हमारा जो लोड है वो कनेक्टेड रहता है। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास बचा कैलकुलेट करने के लिए कार्य प्रणाली सूत्र, कि हम सूत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जगह की कमी है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। कार्य प्रणाली सूत्र, कार्य प्रणाली सूत्र में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रेरित धारा और वैद्युत वाहक बल। तो इसके लिए हमें चाहिए ए यानी क्षेत्रफल है किसका? कुंडली का। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक, ये काट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ साथ और क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। ओमेगा को हम बोलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारी कुंडली घूम रही है, तो घूमेगी तो कुछ वेग के साथ घूमेगी, और जैसे जैसे हमारी कुंडली घूमते चली जाएगी तो उसके थीटा के मान में भी यानी कोण में भी परिवर्तन आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कोणीय वेग। और साथ में एन, एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक, तो चलिए आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें तो पता है इक्वेशन 5b क्या है, वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स है, ये कितना होता है, B डॉट A होता है। ठीक, सबको पता है। ये एक फेरे के लिए है, कुंडली में अनेक फेरे हैं, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, n B डॉट A। बी डॉट ए को जब हम अदिश रूप में लिखते हैं तो ये कॉस थीटा में टूटता है, कॉस थीटा में टूटेगा, तो एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, थीटा क्या है, बी और ए के बीच का कोण है। राइट, अब थीटा हम बोल रहे हैं कि जब हमारी कुंडली घूमेगी तो थीटा बदलता रहेगा, थीटा बदलता रहेगा, तो इसका जो मान होगा थीटा का वो होगा ओमेगा इंटू टी। थीटा का मान क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और टी क्या है, समय, मतलब समय के साथ साथ कोणीय वेग में परिवर्तन आएगा, किसके कारण, थीटा के कारण। तो इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5b बराबर एन बी ए कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। राइट, इसके बाद अब आप लिखेंगे वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल यानी कि E, तो E बराबर कितना होता है, हमने कैलकुलेट करके रखा है पहले से फैराडे के नियम से, कितना होता है, माइनस d5b अपॉन dt, यही होता है। माइनस d5b हमारे पास है, तो 5b हमारे पास है, तो इतना हम इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस डी अपॉन डी टी, 5b का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए एन बी ए इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है, तो इसको कर देंगे बाहर, तो माइनस एन बी ए ये चला गया बाहर, डी अपॉन डी टी किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आता है एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, किसका डिफ्रेंशिएशन है ये, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इतना आया है। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर आ जाएगा आपके पास एन बी ए ओमेगा, डब्ल्यू मत पढ़िएगा इसको, ओमेगा है ये, साइन ओमेगा टी। तो ये आया हमारे पास वैद्युत वाहक बल का फार्मूला, एन बी ए डब्ल्यू डॉट साइन ओमेगा टी। इसी में एक चीज, अगर आप ई मैक्स निकालेंगे, अगर आप ई मैक्स निकालते हैं, ई मैक्स यानी अधिकतम, ई मैक्स यानी अधिकतम वैद्युत वाहक बल, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हमारा ई एम फॉर ई मैक्स बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा के। तो लास्ट में हमारा फिर से ये फार्मूला, अगर इसके जगह पे हम ई एम लिख देंगे तो ये बन जाता है ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी। तो ये फार्मूला आप याद रखे रहेंगे, ये दोनों किसके लिए, वैद्युत वाहक बल के लिए। अब इसी में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है धारा का, कि प्रेरित धारा का मान क्या होगा। तो चलिए आप कैलकुलेट करते हैं प्रेरित धारा यानी आई कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि आई बराबर कितना होता है, ई अपॉन आर होता है।
ई का वैल्यू हम निकाले हैं कितना, ई का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी, यही निकाले हैं ना। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लिखना चाहेंगे, अगर हम यहीं से अगर आई मैक्स निकालना चाहें, अधिकतम प्रेरित, तो ये आ जाएगा ई एम अपॉन आर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ स्मॉल आई लेके चलिए, ई एम अपॉन आर हो जाएगा। ये चीज हमारा ई एम है, तो ई एम अपॉन आर आई एम एक्स हो गया। तो हमारे पास प्रेरित धारा का फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, इसके जगह पे ई एम अपॉन आर, इतनी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, आई एम बन जाएगा साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला आ गया हमारे पास किसका, प्रेरित धारा का। एम का मतलब समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक। तो ये आ गया कार्यप्रणाली सूत्र एसी जनरेटर के लिए। अब लास्ट में इसमें एक चीज और पूछ लिया जाता है कभी कभार एक आध नंबर में कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमें पता है कि ये कौन सी धारा है, दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि ये परिमाण तो इसका बदलता ही है, परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा भी बदलती रहती है, लेकिन दिष्ट धारा में दिशाएं नहीं बदलती हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा, ये है हमारे पास टाइम, टी के साथ ही बदलता रहता है, ऐसे ये टाइम को बताएगा। और ऐसे कर लेते हैं ऊपर, और ये क्या रहेगा, इधर ये जीरो है, इधर नीचे की ओर हमारा रहेगा माइनस ई यानी माइनस वैद्युत वाहक बल मैक्सिमम, और इधर ऊपर की ओर रहेगा प्लस ई एम यानी अधिकतम वैद्युत वाहक बल प्लस के लिए। तो जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, जीरो से एक बार तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक। ये ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। क्यों ऐसा ग्राफ बना है, अगर इस चीज को अगर आपको समझना है तो इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करके चेक भी कर सकते हैं। कैसे, ईएम क्या है, हमारा वैद्युत वाहक बल है, टी हमारा टाइम है, और ये एक चीज जो हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या है, आप बहुत बड़ा भी ग्राफ बना सकते हैं, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये चीज हमारा क्या है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी यानी थीटा में परिवर्तन हो रहा है। तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आप ये कैसे बनता है, ई बराबर, अभी हम लोग ने फार्मूला लिया है, ई एम साइन ओमेगा टी। अगर आप थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं, थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो ओमेगा टी क्या है हमारा, ओमेगा टी हमारा थीटा ही है। तो ये जो यहाँ पे हमारा ई बराबर है, ये आ जाता है 0, क्योंकि साइन 0 होता है। इसके बाद इसीलिए यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद अगर थीटा का मान आप बढ़ाते जाते हैं, 90 डिग्री कर देते हैं, तो ई बराबर आ जाता है हमारा साइन 91 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा ई एम, इसलिए ये चला गया ऊपर। फिर से जब आप थीटा का मान 180 डिग्री कर देते हैं तो ये हो जाता है ई बराबर माइनस ई एम, क्योंकि 180 डिग्री -1 होता है साइन 180, इसलिए ये ग्राफ फिर आ गया किस पे, एक सेकंड, साइन 90, अच्छा हाँ, साइन 180 भी कितना होता है, 0 होगा, इसीलिए ग्राफ फिर नीचे आ गया, नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे आप थीटा का मान बढ़ाते जाइए, 270, तो 270 बराबर ये ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है, तो यानी नीचे आ रहा है यानी माइनस का ई एम हो जाएगा। फिर ऊपर जा रहा है, यानी जब थीटा का मान 360 डिग्री होगा तो फिर से ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से फिर ये π/2 यानी 90 डिग्री, तब यहाँ पे पहुंचा,
फिर यहाँ पे आया 0 हुआ तो फिर यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कितना बना रहा है, ये 180 बनाया यहाँ तक, यानी 180 यानी यहाँ तक पाई बन रहा है, और यहाँ पे बना रहा है 270 और यहाँ पे बना रहा है 360। तो ऐसे ग्राफ हमारा बनता रहता है। इतना कुछ आपको नहीं समझना है ज़्यादा, ये बस देखना है कि कैसा बनता है। सो दिस मच, थैंक यू।